हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बना रहे हैं हम। इसमें दो एफएमसीजी कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे बेसिकली। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरी है नेस्ले। बेसिकली दोनों बिज़नेस ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्टर से हैं, एफएमसीजी सेक्टर से हैं। और बेसिकली उनका जो भी बिज़नेस करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। प्रोडक्ट्स अलग हो सकते हैं लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है और सिमिलर काइंड ऑफ बिज़नेस करने का तरीका है। तो बेसिकली थोड़ा सा बिज़नेस मॉडल को समझने में आसानी होगी। और दोनों कंपनियां बिल्कुल एक जैसे बिज़नेस करती हैं, उनका एक जैसा बिज़नेस करने का तरीका है। बेसिकली ये बड़ी कंपनियां हैं, एक्चुअल में अपने सेक्टर की सबसे टॉप की कंपनियां हैं। और अगर देखा जाए तो एचयूएल जो है वो मोर लाइकली अब फूड एंड रिफ्रेशमेंट वाले सेगमेंट से ज़्यादा उनका फोकस इस समय ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और वेलबींग के लिए ज़्यादा उनका फोकस है। जबकि नेस्ले का फोकस इस समय एफएमसीजी सेक्टर पे ज़्यादा है। और दोनों ही अपने अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स को बिल्डअप करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके जिसको वो नर्चर कर रहे हैं बेसिकली। तो अलग अलग बिज़नेस के बारे में ज़रूर बात करूँगा, इनके नंबर्स के बारे में भी बात करूँगा। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है मैंने। मैं एचयूएल में कुछ दिन पहले था इन्वेस्टेड, लेकिन मैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया हूँ ऑलरेडी। और उसमें काफ़ी समय हुआ मुझे, तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। बेसिकली बिजनेसेस को हम समझाने के लिए बिज़नेस एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ इस वीडियो में। ख़ास बात ये है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास फ्री फंड है, आपके पास ओपन फंड है, कि आपके पास आपने सोचा है कि एफडी कर दें बैंक में। एफडी में अगर 6%, 7%, 8% का रिटर्न बन रहा है, अगर उस सोच के साथ आप हैं तो मैं कहूँगा एफडी की जगह आप एचयूएल या फिर नेस्ले में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न बनाते हुए दिखेंगी ये कंपनी। क्योंकि ग्रोथ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती इन कंपनियों में। ऑलरेडी इतना बड़ा बेस है जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ नहीं आती है, और आना संभव भी नहीं है। बिकॉज इनके अपने एक ब्रांड बन गए हैं, इनका अपना एक सेक्टर है, इनका अपना एक बेस बन गया है। तो उस पर एक 20% या 25% की ग्रोथ दिखाना है, इट इज़ मोर अनलाइकली। ऐसा होता नहीं है। 5-10%, 15% तो समझ में आता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। कभी भी डिमांड पीक कर जाए किसी भी प्रोडक्ट की तो ग्रोथ आ सकती है। तो सबसे पहले मैं एचयूएल को डिस्कस करूँगा आपके सामने। एचयूएल जो है वो एफएमसीजी बिज़नेस है, और साथ ही साथ होम केयर और ब्यूटी और पर्सनल केयर और फूड एंड रिफ्रेशमेंट, इनके 3 सेक्शन हैं बिज़नेस में। कंपनी के पास 50 ब्रांड है, और 50 ब्रांड माने अच्छा खासा ब्रांड है। सबसे बड़ी बात यह होती है इन बिज़नेसेस में क्या होता है, ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड वैल्यू कैसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं कहूँ बहुत सिंपल सी चीज़ है। कुछ चीज़ों को हम उसके नाम से पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को, अगर किसी को एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, बोरोलिन है, वो एक अलग कंपनी का प्रोडक्ट है। तो खैर बोरोलिन है, आज किसी को अगर बोरोलिन चाहिए, मान लीजिए घर में भी चाहिए, तो हम आपसी बातचीत में भी कहते हैं कि भाई बोरोलिन देना। तो उसने हमारे लाइफस्टाइल में एक जगह बना ली है उस ब्रांड ने। जैसे एचयूएल का एक ब्रांड है डव, तो वैसलीन। जैसे जाड़े के वक्त में हम लोग वैसलीन बोल के मांग लेते हैं लोगों से। उसने अपनी ये ब्रांड वैल्यू बना ली है कि लोग वैसलीन को वैसलीन बोलकर मांगने लग गए। जब आपके जीवन में ये परिस्थिति कोई ब्रांड बना ले जाए तो उसकी ब्रांड वैल्यू हो जाती है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ असल में। डव हुआ, वैसलीन हुआ, किसान हुआ, और भी बहुत सारे ब्रांड। तो मैं उस पर आता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा मेरा देखने का नज़रिया है। मैं उस लिहाज से ये बात कह रहा हूँ कि जब कोई ब्रांड आप उसको उसके नाम से पहचानने लगें तो आप ये समझिए उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है। अब अगर आपने आसपास देखेंगे तो जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उनके ब्रांड वैल्यू से पहचानें। जैसे मैं अब इसका ही एक आपको काउंटर एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम कपड़े आयरन करने के लिए आयरन चाहिए, तो हम क्या मांगते हैं? हम ये नहीं कहते थे कि बजाज का आयरन दो या उसका आयरन दो, हम कहते हैं आयरन।
तो आप इस चीज़ को समझें कि मैं क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ब्रांड को कैसे समझते हैं, ब्रांड का ब्रांड वैल्यू कैसे आता है। उसके नाम से जब हम उसको पहचानने लगें और उसके नाम से हम उसको बुलाने लगें, तो वैसे ब्रांड जो है वो जीवंत हो जाते हैं उन कंपनियों के, और वो हमेशा रेवेन्यू बनाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मैंने आयरन जो है वो किसी भी ब्रांड का हो, कोई ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का। तो खैर इनके 50 ब्रांड है, जिसमें से 16 ब्रांड इनके एफएमसीजी सेक्टर से हैं और 19 ऐसे ब्रांड हैं जिनका सेल हर सालाना 1000 करोड़ से ऊपर है। माने ऑलमोस्ट इनकी सेल का 25 से 30% जो सेल है वो उन ब्रांड से आती है जो सालाना 1000 करोड़ के सेल कर रहे हैं। 1000 करोड़ का सेल माने आप ये समझिए महीने में कम से कम 70-75 करोड़ की सेल कर रहा है वो ब्रांड। तो ऐसे ब्रांड हैं इनके पास। होम केयर से इनका 36% का सेल आता है, जो कि H1 का नंबर मैं बता रहा हूँ फिनेंशियल ईयर 25 का। इसमें सर्फ एक्सेल, व्हील, रिन, कंफर्ट, विम, डोमेक्स। मैंने अब इसको अलग अलग बताऊँ तो सर्फ एक्सेल, व्हील और रिन जो है वो कपड़े धोने के डिटर्जेंट, पाउडर, लिक्विड एंड इवन आप देखेंगे बार्स में भी आता है। तो मैंने सॉलिड भी बना दिया, लिक्विड भी बना दिया और सब तरीके के प्रीमियमाइजेशन खेल लिए। मैंने हर तरीके से अब लिक्विड वॉश जो है वो यूज़ होता है बेसिकली आप जब वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं। बार उन्होंने बना दिया जो घर में बैठ के कपड़े खुद धोते हैं। तो हर तरीके के कैटेगरी के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिए बेसिकली, और उस लेवल तक गए हैं। और साथ ही साथ ब्रांडिंग, एडवर्टीज़मेंट पे कंटिन्यूअस फोकस रखते हैं। ब्रांड के ऊपर का जो, मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, आप देखेंगे कि हर 6 महीने में हमको देखने को मिलेगा या 3 महीने में देखने को मिलेगा, इन प्रोडक्ट्स का ऊपर का लेबल तक बदल जाता है, मॉडल चेंज हो जाता है, सिस्टम चेंज हो जाता है। कभी बोतल अलग कर दी, कभी कुछ अलग कर दिया। तो कंटिन्यूअस इस चीज़ पे वो खेलते रहते हैं, आपको एक नई वैल्यू देते रहते हैं। आप जब लेंगे तो आपको लगेगा अरे कुछ बोतल बदल गई लगता है, कुछ एडवर्टीज़मेंट बदल गया। ये क्या है? ये क्यूरोसिटी क्रिएट करता है एक ब्रांड के प्रति कंटिन्यूअसली, और कंपनियाँ इस चीज़ पर खेलती जाती हैं। और प्रोडक्ट तो नो डाउट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो हज़ार करोड़ की सेल नहीं करता कोई भी ब्रांड, मजाक नहीं हो रहा है यार। तो प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, लेकिन उसके साथ कंपनियां कंटिन्यूअसली इनोवेट करती रहती हैं चीज़ों। तो ये खास बात है ऐसे ब्रांडों की। तो अगर देखें तो सर्फ एक्सेल, व्हील और रिन जो है उसमें बार्स भी बनाते हैं, पाउडर भी बनाते हैं और लिक्विड भी बनाते हैं, तीनों कैटेगरी में। कंफर्ट जो हुआ वो आप जानते हैं, हमारे वुलन या बाहर के जाने वाले कपड़ों के लिए अलग से कंफर्ट उन्होंने बनाया। उसमें भी उन्होंने अलग अलग प्रीमियमाइजेशन खेल डाला है कि मैंने अलग अलग, मैंने उसमें भी 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, 4 वैरायटी कर दी। विम जो है वो डिश वॉश बेसिन के लिए है। डोमेक्स जो है आपका फ्लोर क्लीनर का प्रोडक्ट है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी 36% का रेवेन्यू आता है इनके टोटल सेल में से। इसमें सनसिल्क हुआ, वैसलीन हुआ, और आप देखें कि मैंने वैसलीन, सनसिल्क और फिर एक ब्रांड है इनका लवली बोलकर, फेयर एंड लवली का ही कुछ है, मैं शायद गलत कुछ नाम पढ़ रहा हूँ। खैर, तो एक लवली फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली काइंड ऑफ ब्रांड भी इस तरीके के उन्होंने उसके कंपटीशन का एक ब्रांड बनाया है। लैक्मे इनका ब्रांड है। लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, डव, क्लोजअप, इवन मैं एक और नाम इसका याद कर रहा था, क्लिनिक प्लस। क्लिनिक प्लस भी वो ब्रांड है जो 1000 करोड़ की सेल करता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला उसका जो वो 1 रुपये का सैशे है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। इससे आप समझेंगे कि उन्होंने अपने आप को कितना इजी टू रीच कर दिया है कस्टमर के। फूड एंड रिफ्रेशमेंट से इनकी 14% की सेल आती है, जिसमें ब्रुक बॉन्ड इनका चाय का एक चाय पत्ती बनाते हैं, उसका ब्रांड है। लिप्टन इनका ब्रांड है। हॉर्लिक्स का बिस्कुट, हॉर्लिक्स का पाउडर जो कि दूध में मिक्स करके लोग प्रोटीन की तरह, प्रोटीन शेक की तरह लेते हैं, उसमें इन्होंने इतना काम किया। बूस्ट एक ब्रांड है इनका जो आपको याद होगा, बहुत पुराना ब्रांड है। ब्रू है कॉफ़ी का ही एक वेरिएंट इन्होंने बनाया है बेसिकली। जैसे चाय में ब्रुक ब्रांड है, वैसे ही ब्रू इनका जो है वो कॉफ़ी का ब्रांड है। किसान है, टोमेटो केचप आता है, नॉर है। हेलमैन का आप देखेंगे कई अलग अलग तरीके के वैराइटीज़ हैं। साथ ही साथ क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम भी इसी का ब्रांड है।
मैग्नम भी इसी का ब्रांड है। तो बहुत सारे हैं कंपनी के, कम से कम 20 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद की हैं, जिसमें से कि दापड़ और सोनीपत में जो है इनका ब्रांड खुद का है बेसिकली, और ये उनका खुद का अपना जो है फैसिलिटी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और एंड टू एंड माने इनको अवार्ड भी मिल चुका है इसके लिए, जहाँ पर ये अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और साथ ही साथ 50 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं कंपनी के। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनियों से बनाती हैं, जो कि डेडिकेटेड फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर सिर्फ इनका माल बनता है। बेसिकली वो डेडिकेटेड फैक्ट्रीज़ तक का एक एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं कंपनियों से, जिसमें कि इनके टर्म्स होते हैं। ज़्यादातर आप जानते हैं बड़ी कंपनियां हैं तो वो छोटी कंपनियों से अपने टर्म्स पे ही काम कर रही होंगी, उन पर उनका रिस्ट्रिक्शन होता होगा, मॉनिटरिंग होता होगा, सब कुछ होता होगा। तो बेसिकली ये है बिज़नेस मॉडल। अगर समझें तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिनके बेसिस पे ही खेलती है कंपनी। और नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई नंबर्स बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बेसिकली आपको एक ब्रांड का ओवरलुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्स का नंबर जो है वो 2% की सेल में डिग्रोथ है इस साल इनके में, और प्रॉफिट जो है वो 4% बढ़ा है बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से। इनका जो है प्रॉफिट जो है वो 4% बढ़ गया है। एक्सेप्शनल आइटम्स कैसा है, वो इनका कुछ यूएस एंड यूके की जो ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से इनको कुछ उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, जिसकी वजह से इनके में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बेसिकली प्रॉफिट में भी कोई ग्रोथ नहीं है। अब ख़ास बात यह है कि कंपनी जो ग्रो ही नहीं करती 2, 4, 5, 10, 7% के बीच के रेंज में, इसी रेंज में ग्रो करती है, तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी। लेकिन इनके वो ब्रांड हैं जो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं है बेसिकली। अगर आप देखें जीएसटी का इतना बड़ा रेट कट हुआ, इनका ये मानना है कि इनको अगले क्वार्टर से जाकर ऑलमोस्ट नवंबर या दिसंबर से जाकर इसका बेनिफिट पास ऑन होते हुए, या इनको अपने सेल में वो फिगर दिखते हुए मिलेगा, ऐसी इनकी उम्मीद है। इन्होंने अभी कोई एक्सपेक्टेशंस भी वैसी नहीं लगाई हैं कि नहीं हमारा बहुत अच्छा है। नए नए ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इनोवेट कर रहे हैं, नए ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कोशिश लगातार जारी है कि जो बाकी ब्रांड्स भी हैं वो भी जाकर 1000 करोड़ के आसपास खड़े हो जाएं। तो कंटिन्यूसली उस पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी का ओजीवा बोल के एक ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, मिनिमलिस्टिक इनका ब्रांड है। इन्होंने 19 रुपये का एक डिविडेंड भी इशू करने की बात की है, एंट्रिंग डिविडेंड। तो मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था बेसिकली, तो मैं करीब 2100-2200 के आसपास मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था एक्चुअल में, और 2100-2200 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था। और ऑलमोस्ट अगर डिविडेंड देखा जाए तो मुझे डिविडेंड भी ऑलमोस्ट मेरे बाई प्राइस से 100 रुपये नीचे ही आ गया था मेरा। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मुझे डिविडेंड जो मिला, अगर उसको भी एडजस्टेड करके देख लिया जाए तो इट वॉज सिमिलर काइंड ऑफ कि मैंने मेरी खरीद 2000 के आसपास, तो मेरा 25-30% का रिटर्न बना था। मैं करीब 2600-2700 के आसपास में निकल गया था, बिकॉज़ मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ दिखी, यहाँ पे भी प्रॉफिट बन रहा था। जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी वहाँ मैं मूव कर गया, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। एक्चुअल में ये मेरा बहुत ही अर्ली इन्वेस्टमेंट था। जब मैंने देखा कि जब मैं भी फैसिनेट हुआ था कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, नाम बहुत बड़ा है, तो सारे लोग इसी तरीके से मार्केट में फैसिनेट होते हैं। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, कंपनी किधर जा रही है, कंपनी का सेल किधर जा रहा है। सिर्फ नाम के फैसिनेशन से नहीं निकल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्रांड कुछ कर देगा। ये मैं आपको ये कहूँगा, ये कंपनी सेफ़ है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट है, आप एफडी में रिटर्न नहीं, अगर यहाँ बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशंस मुझे सही नहीं लगी। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो मैंने एक छोटा सा वीडियो इससे पहले बनाया था, नेस्ले के लिए बनाया भी था, कि उन्होंने अपनी वैल्यूएशन को रीसेट किया। इस कंपनी ने अब तक अपनी वैल्यूएशन को रीसेट नहीं किया है, ये आगे जाके करने वाली है। बेसिकली इनका जो आइसक्रीम बिज़नेस है वो डीमर्ज होने वाला है इनके बिज़नेस में, और उसका रेशियो इन्होंने 1:1 का किया है। तो मैं एक्सपेक्टेशन यही कर रहा हूँ कि 2500-2600 का जो शेयर है वो 1200-1300 के आसपास चला आएगा। तो 1200-1300 के आसपास जब शेयर प्राइस अगर आ जाता है तो वैल्यू रीसेट हो जाएगी। फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए शायद बहुत लोग राज़ी हो जाएं, क्योंकि उनको अगर 7-8-10% का भी रिटर्न बन रहा हो और 1200-1300 रुपये का शेयर मिल रहा हो तो लोग इंटरेस्टेड दिखेंगे। अभी 2600-2700 पे कोई लेना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये माने ये माइंडसेट है, ये इन्वेस्टर्स का ऐसा माइंडसेट होता है। इन्वेस्टर इस तरीके से देखता है और कंपनियां भी इसी तरीके से दिखाती है।
तो चीज़ों को ये देखना है। मैं वहाँ से निकला क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अगर मुझे आइसक्रीम बिज़नेस का शेयर ख़रीदना है तो जब वो लिस्ट हो जाएगा तब ख़रीद लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, उसकी सही वैल्यूएशन पे उसको खरीदेंगे, इवन इसकी भी सही वैल्यूएशन पे इसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने तरीके से काम करता हूँ कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं है। मैंने बहुत क्लियर कहा कि कंपनी में इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि 5 से 7, 8, 10% से ज़्यादा कोई ग्रोथ अचानक दिख जाएगी। हो सकता है अचानक 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में कुछ हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। उसका कारण यही है क्योंकि ऑलरेडी ये करीब मैं कहीं नंबर देख रहा था, इनका प्रेजेंटेशन और पीपीटी में था नंबर, करीब 9 साढ़े 9 लाख दुकानों तक अब ये पहुंच चुके हैं, इनकी रीच है, जिसमें कि एफएमसीजी और आप ये समझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स सबसे रिलेटेड। तो इस तरीके का एक ब्रांड वैल्यू अपना क्रिएट किया है। तो ये हुई एक्चुअल की बात। सारे नंबर्स मैंने बता दिए। आपका अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा। अब आते हैं नेस्ले की बात। नेस्ले में स्टॉक स्प्लिट हो चुका है और उसके बाद कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है इस क्वार्टर बेसिकली। तो नेस्ले क्या है, वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की एक एमएनसी है, उसका एक सब्सिडरी है नेस्ले इंडिया बोल के। बेसिकली ये इंडियन कंपनी नहीं है, एक तरीके से कहते हैं इसका स्वामित्व जो है वो बेसिकली एक स्विट्ज़रलैंड की एक एमएनसी कंपनी को है। कंपनी तो इंडियन ही है, लोग तो इंडियन ही काम कर रहे हैं उसमें। फूड सेगमेंट में, फूड बिजनेसेस में है, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं बेसिकली। और प्रिपेयर डिश या कुकिंग एड्स और पाउडर एंड लिक्विड बेवरेजेस, ये इनके अलग अलग सेगमेंट हैं जिससे इनकी सेल आती है बेसिकली। तो कॉन्फेक्शनरीज़ में भी हैं। इनके ब्रांड के नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो नेस्कैफ़े बहुत ही फेमस ब्रांड है, जिसको आप समझें कि वो हर चीज़ में नेस्कैफ़े का नाम यूज़ करते हैं बेसिकली। नेस्कैफ़े एक्चुअली एक कॉफ़ी का ब्रांड था, लेकिन नेस्कैफ़े का नाम वो अपने अलग अलग ब्रांड से, क्योंकि लोग नेस्कैफ़े को नेस्कैफ़े की तरह पहचानते हैं। आप दुकान में भी जाएंगे तो हम जब कॉफ़ी मांगते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस नेस्कैफ़े होता है, बोलते हैं नेस्कैफ़े का भैया कॉफ़ी दे दीजिएगा। बहुत ही जर्नल सेंस में ये बात कर रहा हूँ। लोग इससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं, इस तरीके से नाम से पहचान लेना किसी भी ब्रांड को, ये खास बात होती है उस ब्रांड के लिए। ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। तो नेस्कैफ़े आज क्या है, वो कॉफ़ी भी बना रहा है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, और ब्रांड नेम जो है ऊपर का नेस्कैफ़े ही रख रखा है। बाकी प्रोडक्ट कुछ भी हो, उसका एक अलग से कुछ नाम ज़रूर होगा, लेकिन हाईलाइटेड आपको ऊपर नेस्कैफ़े दिखेगा। क्या होगा, आप तब नेस्कैफ़े का ब्रांड समझ के आप कहेंगे नहीं ये बढ़िया है, लाओ दे। तो ये भी एक सेल की टैक्टिस है जो कंपनियां आजमाती हैं अपने काम में। तो नेस्कैफ़े ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली वो एक कॉफ़ी का ब्रांड है। मैगी के बारे में कुछ बोलने का नहीं है, मैगी तो सब जानते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हुए मैगी को लेकर पीछे वक्त में, लेकिन उन सारी बातों को जानना चाहिए, क्योंकि मैगी हर आदमी रोज़ के बेसिस पे खाता है। अब तो लोग दुकानों में मैगी बना के बेचते हैं, तो वो भी पैसा दे के आदमी खाता है। मैगी की बात ही अलग है। तो मैगी एक ब्रांड है। मिल्की बार, इनका नेस्ले का मिल्की बार एक चॉकलेट का ब्रांड है इनका, जो थिक चॉकलेट होती है बेसिकली। किट कैट इनका ब्रांड है, और बार वन है। मिल्क मेड है। मिल्क मेड आप याद करेंगे कि कन्फेक्शनरीज़ का कुकिंग एड टाइप का आइटम है बेसिकली। हम घर में जब कोई मीठा या कुछ बनाते हैं तो लोग कहते हैं मिल्क मेड डालते हैं। अब मिल्क मेड को लोग मिल्क मेड के नाम से जानते हैं। आप इससे समझेंगे कि ब्रांड वैल्यू क्या है। जब आप किसी को किसी के नाम से पहचाने तो माने वो घर का सदस्य है, ऐसे समझे, मैं इसको ऐसे कहूँगा। तो खैर, और साथ ही साथ नेस्टी हुआ, इनका कॉफ़ी का एक ब्रांड है। तो इनके कम से कम 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और करीब अब तक 5.3 मिलियन दुकानों तक पहुंच चुके हैं। माने करीब 5.5 करोड़ के आसपास दुकानों तक इनकी रीच हो चुकी है। मिल्क प्रोडक्ट से इनका जो गेन आता है इस समय, इस क्वार्टर की बात करूंगा, मिल्क प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट्स जो इनके बनते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो नेस्ले मिल्क से रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट्स बनाता है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे सेरेलैक हुआ, सेरेग्रो हुआ, और भी ब्रांड्स हैं जो नेस्ले बनाता है बेसिकली, जो छोटे बेबी फूड की तरह यूज़ होते हैं, बेबी ग्रो, और इस तरीके से एकदम इन्फेंट जो नवजात शिशुज़ जो होते हैं उनके लिए जो ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ से करीब 39% का रेवेन्यू आ रहा है इसमें।
और इस तरीके से इसको मैं कहूँगा एक तरीके का ये निश है कंपनी का, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। आई बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन नेस्ले ने अपनी वो जगह बना रखी है यहाँ पर कि मैंने इसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। 39% का रेवेन्यू आ रहा है, मैंने 100 में से 39 रुपीज़ का सेल जो है वहाँ से आ रहा है। उसको आप ऐसे देखें। और अगर कुकिंग एड के जितने भी ये मैगी और ये सारे हैं, वहाँ से 31% का, कॉन्फेक्शनरीज से 16% का, और लिक्विड और पाउडर्ड आइटम्स जो हैं इनके बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया सारे, उसमें से 19% का रेवेन्यू आ रहा है बेसिकली। तो अब अगर देखें तो कंपनी के जो है 9 फैसिलिटीज़ हैं पूरे इंडिया भर में। मोगा पंजाब में इनका एक फैसिलिटी है, तमिलनाडु के चिलौदी बोल के एक जगह है, वहाँ है, शायद नाम गलत हो रहा होगा, तो मैं स्टेट्स का नाम लेता हूँ। तमिलनाडु में इनका एक है, और साथ ही साथ कर्नाटका है, हरियाणा है, गोवा में इनके 2 प्लांट हैं, पंतनगर में भी है। अब पंतनगर इज़ अगेन इन शायद उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में इनका प्लांट है, और सानंद गुजरात में भी इनका प्लांट है। तो ये टोटल मिला के इनके 9 प्लांट है। तो अब आप इनको अगर देखें इंडिया के मैप पे, तो हर जगह पर हर जोन में इन्होंने अपना अपना एक प्लांट इस तरीके से खोला है कि उस जगह के आसपास के लोकल की सप्लाई वो वहाँ से मैनेज करते हैं। तो इतनी ख़ास बात है। और इन्होंने एक 10वां प्लांट अभी ये खोलने जा रहे हैं उड़ीसा में, जिसमें कि इन्होंने ऑलरेडी 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। 5500 करोड़ का इनका पूरा प्लान है अभी। और बेसिकली एक ऑनलाइन इनकी साइट है www.mynestle.in, जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो सब ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे सेक्टर में ही ई कॉमर्स की तरफ टेलविंड जो है वो बहुत ज़ोरों से है, क्योंकि अब लोग स्टोर्स पे जाकर सामान ख़रीदने से अच्छा है ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, और उस पर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिख रही है बेसिकली। तो अब तक इन्होंने पिछले 7 सालों में 130 प्रोडक्ट बनाए हैं। अब 130, अभी मैंने तो 15 ही नाम लिए थे, शायद 10 भी नहीं ले पाया। तो 130 प्रोडक्ट बना चुकी है कंपनी, जिसको वो कोशिश कर रही है मार्केट में फ्यूजन करने की, और वहाँ पर अवेलेबिलिटी बेसिकली होता है कि ये जब आप प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार देते हैं। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग 2-4 प्रोडक्ट देखे। इनका एक और कोई ब्रांड था, उसमें मैंने देखा ये जो वो कॉर्न होते हैं, कॉर्न का एक इन्होंने ब्रांड बनाया स्नैको बोल के, शायद मेरे ख्याल से इनका शायद सनड्रॉप बोल के ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है मुझे याद नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्नैको बोल के एक प्रोडक्ट मैंने देखा नेस्ले ने बनाया, पता नहीं। तो खैर वो कॉर्न वाला प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ इनके कंटिन्यूस चल रहे हैं, और अभी बेसिकली ये काम कर रहे हैं एक मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का। बेसिकली जो भी मिलेट्स होते हैं, जैसे रागी हुआ, ज्वार हुआ, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ओट्स और इस तरीके की जो चीज़ें आप देखें कि हम लोगों के कह सकता हूँ इसको मैं, दलिया खाना या फिर ओट्स खाना, ये सब जो है हमारे, अगर आप 15 साल पहले चले जाएं तो ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये रिसेंट टाइम में आए। ये प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल होने लग गए हैं, लोग अब इसको माने गो थ्रू करते हैं और ध्यान देते हैं। लोगों को ओट्स पसंद है, माने वो थोड़ा जल्दी और आसानी से एक ब्रेकफास्ट का आइटम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर सेल की बात करें इस क्वार्टर में, तो करीब करीब 5644 करोड़ का सेल है। ओपीएम जो है इनका 22% है, और ओपीएम अगर आप एक्चुअल का भी देखें तो उसका भी ऐसे ही है, करीब करीब 22-23% के आसपास है। तो खैर इनका फिगर जो था ओपीएम के बाद वो करीब 1237 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट जो है 753 करोड़ का था इस क्वार्टर में। तो इनका जो सेल में ग्रोथ आया वो करीब करीब 10% का आया है ऑलमोस्ट। पिछले क्वार्टर में शायद 5000 के आसपास का सेल था, तो वहाँ से 10% की ग्रोथ इनको दिखी है, जो कि अच्छी ग्रोथ मानी गई। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि नेस्ले कोई इस तरीके की ग्रोथ देगा। नेस्ले ने अच्छी ग्रोथ दी, और उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद मेरे ख्याल से शायद 1050 या 1100 के आसपास था, अभी वहाँ से चलकर 1300 के आसपास है, 1200 कुछ देखा मैंने। तो ये भी आप देखें, इससे ये फ़र्क पड़ता है। बेसिकली जब कंपनी में ग्रोथ दिखती है तो उसका असर शेयर प्राइस पर दिखता है। तो ऐसे चीज़ों को मैं ऐसे रिलेट करता हूँ। मैंने मार्केट ऐसे ही सीखी है, ऐसे ही देखा है। तो मैं एक्चुअल में एग्ज़िट मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रही है। वो ग्रोथ नहीं होगी जिसके लिए मैं बैठा रहूँ,
मेरे से बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी जहाँ पर तेज़ी बन रही है। तो बड़े बड़े नाम देखकर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है, बिज़नेस देखना है, बिज़नेस ट्रैक करना है, सही बिज़नेस की तरफ मुड़ जाना है और तब वहाँ आपका पैसा बनेगा। अगर आपके पास इत्मीनान का पैसा है, आपको लगता है नहीं मुझे एफडी नहीं करनी है, तो आप इन सारी कंपनियों में ट्रायल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रिटर्न बना के देंगे। एटलीस्ट एफडी से तो बेहतर रिटर्न बनेगा, इतना तो दिखता है, ऐसा तो होगा क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और लोग इन्फ्लुएंस आज नहीं हमेशा होते रहेंगे, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। तो डिसीजन बहुत ही सोच विचार के लेने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का कमेंट्स और कुछ मैसेजेस मुझे मिले जिनमें ये देखने को मिला लोग फंस गए हैं गलत तरीके से गलत स्टॉक्स में और अब बैठकर वेट करेंगे, उपाय नहीं है। फंस जाता है तो आदमी यही करता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि देखें कि आप कहाँ कौन से रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर रेस में दौड़कर फ़ायदा नहीं है। अगर इस रेस में दौड़कर भी आपकी कंपनी अगर 6-7% 8% ही भागेगी तो शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से भागेगा, उससे तेज़ी से नहीं भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उड़कर किसी दूसरे माने आसमान में पहुंच जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप देखेंगे तो रिलेटिवली चलती हैं चीज़ें। अगर सेल ग्रोथ ही नहीं है तो फिर आपको उसका प्राइस एक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है। खैर लास्ट 5 ईयर में आ जाते हैं वापस। थोड़ा सा मैं एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ चीज़ें रिलेटिव होती हैं तो उनको समझा देना पड़ता है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं देख रहा हूँ 25-26 मिनट हुआ है, तो जस्ट कंप्लीट आउट करूँगा इसको यहाँ पर। तो लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने करीब 5500 करोड़ का है और इनकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी जो है मैगी कॉफ़ी और चॉकलेट्स पे इनका ज़्यादा फोकस है, तो उसकी कैपेसिटी इन्होंने 35% बढ़ा दी है। तो कंपनी उस चीज़ की कैपेसिटी बढ़ाती है जहाँ पर उसको ग्रोथ दिखती हो। तो ख़ास बात यह है सानंद की जो इनकी फैक्ट्री है वो कॉन्फेक्शनरीज़ की इनकी 3rd फैक्ट्री हो गई, जहाँ पर कॉन्फेक्शनरीज़ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये मुझे जो समझ में आ रहा है कि वेस्टर्न पार्ट को कवर करेंगे बेसिकली, वहाँ से जो भी डिमांड आएगी। ख़ास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर था इनका, इन्होंने जो कि दिया अपने डेटा में कि इनकी 9-9.5% की ग्रोथ कंटिन्यूस चल रही है। 269 का करोड़ का फिगर था इनका 2014 में और पिछले 9 साल में अब वो फिगर बढ़कर 705 पे आ गया है। तो 9.5% की ग्रोथ इनको, वॉल्यूम ग्रोथ बेसिकली वो कंटिन्यूस इनको दिख रही है। मैगी की इनकी रीच ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में ये पहुंच गए हैं, मैगी हर दूसरे घर में खाई जा रही है। कॉफ़ी पे इनकी रीच ये है कि 30% की रीच है, तो कहा जाए तो हर तीसरे घर में कॉफ़ी इनकी यूज़ हो रही है। एक ये जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस कंपनियां नए प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान दे रही हैं और नए प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ ये कुछ न्यूट्रिशंस के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इनका जॉइंट वेंचर हो रहा है, उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे भी कैपेक्स हो रहा है। कंटिन्यूस R&D टीम्स इनकी आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली इससे होता ये है कि ये इस तरह की कंपनियां जो हैं ये कंटिन्यूसली अपने जिसको आप कह सकते हैं एक पोर्टफोलियो को बड़ा करती जाती हैं, नए नए प्रोडक्ट का अटेंशन गैदर करने की कोशिश करती हैं। आज इन्होंने जो ब्रांड बनाया है वो शायद आज नहीं आपको उतना रिलेटिव लगेगा, लेकिन आने वाले समय में अगले 5 साल में, 3 साल में, 5 साल में कोई भी प्रोडक्ट अगर क्लिक कर जाएगा तो वो बड़ी तेज़ी से सेल दिखाएगा। तो इस तरीके की थॉट प्रोसेस और कंटिन्यूसली मैंने बताया भी कि एग्जांपल देकर कि कैसे ये एडवर्टीजमेंट्स पे और बहुत सारी चीज़ों पर मार्केट अटेंशन गैदर करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये था नेस्ले का और मैंने क्वार्टर रिजल्ट्स भी आपको बता दिए। बेसिकली अच्छा है, ऑलमोस्ट कंपनी इसी 9-10% के आसपास के ही ग्रोथ का उनका एक्सपेक्टेशंस भी है। वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी रेंज पे ही ग्रोथ करते जाएंगे। तो नेस्ले बेहतर बेट होगी मेरे हिसाब से एक्चुअल के बेस में, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होगा। कोई भी चीज़ को मैंने ऐसे सोच कर मत करिए कि हमने डिसीजन अभी ले लेना है। हमको आगे ट्रैक करते जाना होगा कंपनी को, हर क्वार्टर ट्रैक करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। जब कंपनी खुद से आकर कहे कि नहीं अब मैं 10 नहीं अब 20% से ग्रो करूँगा, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। उनको एक चांस देना बनता है एटलीस्ट कि वो 20% का सेल करके दिखाएँ हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका कोई सवाल हो इससे स्टॉक से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।